तो कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, इन सारे टॉपिक्स को एकदम ब्रीफली, एकदम अच्छे से सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और एकदम इजी डेरिवेशन, मतलब इजी वे में हम लोग डेरिवेशन को समझेंगे। तो अगर आप लोग ढूंढ रहे थे कि हमें एकदम अच्छा सा और इजी वे में कोई समझाने वाला मिले, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज हम लोग पहला टॉपिक है इसका, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली, बेटा मैं इसके बारे में पहले बता देता हूं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कूलॉम्स था, जिन्होंने दो पॉइंट चार्जेस यानी स्टेशनरी चार्जेस के बीच के फोर्स को निकाला था। तो कूलॉम्स लॉ ने बताया हुआ है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। पॉइंट चार्जेस मींस दो स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। स्टेशनरी का मतलब होता है जो कोई चीज रेस्ट में हो, मतलब ऐसा चार्ज जो कि किसमें हो, रेस्ट में हो, उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो बेसिकली कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये एक प्रकार का कूलम्बिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इसको हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्स, या फिर इसके हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो कई नाम से इसको जानते हैं। तो बेसिकली कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है, मान लीजिए एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तो अगर इन चार्जेस में तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्जन होगा, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है भाई साहब, वो फोर्स हम लोग यहां पे फाइंड करेंगे कि आखिर कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली आप मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ठीक है, आपके पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और मान लीजिए दोनों ही चार्जेस आपके पॉजिटिव हैं। कैसे है? पॉजिटिव। तो ये वाला चार्ज Q1 पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ये वाला चार्ज Q1 पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और Q1 इस Q2 पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो अब दोनों एक दूसरे को क्या मार रहे हैं? धक्का। ये दोनों हैं एक दूसरे के दुश्मन। अब ये एक इसको इधर ढकेल रहा है, इसको इधर ढकेल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो Q2 क्या करेगा? Q1 को धक्का मारेगा। Q2 Q1 को धक्का मार रहा है, तो हम लिखेंगे F12। क्या लिखेंगे? F12। दूसरे वाले चार्ज ने पहले वाले को फोर्स लगाया, दूसरे वाले ने पहले वाले को क्या लगाया भाई साहब? फोर्स लगाया। कितना लगाया? F12 वेक्टर। तो भैया पहला वाला भी दूसरे को क्या मारेगा? धक्का। तो कौन सा फोर्स लगेगा? F21 वेक्टर। मतलब Q2 ने Q1 को धक्का मारा, F12 फोर्स लगाया, Q1 ने Q2 को धक्का मारा, F21 फोर्स लगाया। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा F12 का मॉडुलस इज इक्वल टू F21 का मॉडुलस। ये मॉड क्यों लगाया? मॉड का मतलब कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो वो किस में आती है? हमारी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग मॉड ना लगाएं तो इसको हम लिखेंगे F12 का वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ F21 का वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर। अब एक लोग हमको इधर से पकड़ घसीटे, एक लोग हमको इधर से पकड़ घसीटे, तो ना हम इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, एक ही जगह पर अटके रह जाएंगे, है ना? तो सोचो, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है? दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। एक फोर्स इधर लग रहा, एक फोर्स इधर लग रहा, दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के क्या है? अपोजिट फोर्सेस हैं। तो अपोजिट है तो क्या लगेगा? निगेटिव साइन। तो ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शंस को।
तो मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या है बेटा, अपोजिट है। और इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, r। इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, r। तो मतलब दो पॉइंट चार्जेस हैं जो कि r दूरी पर रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। Q2 ने Q1 पर धक्का मारा, F12 फोर्स लगा, Q1 ने Q2 को फोर्स मारा, F21 लगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बट अपोजिट है, तो कौन सा साइन लग गया भाई साहब, निगेटिव। तो इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको हमको फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब बेसिकली अभी हमने आपको बताया था एक चार्ज हमारा था Q1 और दूसरा चार्ज हमारा था भाई साहब Q2। इनके बीच की दूरी क्या थी, r। Q2 ने इस पर फोर्स लगाया इधर F21 और Q1 ने इस पे फोर्स लगाया F12। ठीक है, तो कूलॉम चचा ने क्या कहा, कूलॉम चचा ने कहा कि भैया जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। मतलब क्या है भाई, मतलब यह है कि मान लो ये 10 कूलॉम का चार्ज है और ये भी 10 कूलॉम का चार्ज है, तो 10 इंटू 10 टोटल कितना हो गया, 100 कूलॉम। अब 100 कूलॉम में फोर्स लग रहा था मान लो 10 न्यूटन। अब हमने कहा इसको हम 100 कूलॉम कर देते हैं, इसको भी 100 कूलॉम कर देते हैं। तो अब हमारा चार्ज कितना हो गया, 10,000। कितना हो गया, 10,000 कूलॉम चार्ज हो गया। तो अब फोर्स कितना लगेगा, 100 न्यूटन का। अगर हम 20,000 कूलॉम चार्ज रख दें तो क्या होगा, तो कितना लगेगा, 200 न्यूटन का। हम मान लेते हैं, तो मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कम होगा फोर्स कम लगेगा, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यही कूलॉम चचा ने बताया कि भैया जी जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन द टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो दो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स। तो कितना फोर्स लगेगा, जितना इनका प्रोडक्ट होगा उतना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर प्रोडक्ट बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा। बट इनके बीच में जो फोर्स लगता है, इसको मैं हटा देता हूं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इनके बीच, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। इनके बीच में लेकिन जो फोर्स लगता है बेटा वो फोर्स सेंट्रल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रल फोर्स लगता है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहां पर से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ये आप है, ये आप गिर रहे हैं, ये आपके बॉडी का सेंटर है। ठीक है, अब आपका मानना क्या है, हम पृथ्वी पे गिरेंगे तो यहां नीचे की तरफ गिरेंगे। अगर कोई पृथ्वी पर गिर रहा है तो किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहां नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। नहीं, नीचे की तरफ कुछ लोग सोचते हैं हम नीचे की तरफ गिरते हैं, इधर साइड गिर रहे हैं। नहीं, इधर नहीं गिर रहे हैं, हम किधर की तरफ गिर रहे हैं, हम किधर की तरफ गिर रहे हैं, इधर की तरफ गिर रहे हैं, सेंटर की तरफ। मतलब जो हमारी बॉडी का सेंटर था और जो अर्थ का सेंटर था, इनके बीच में फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से ये चार्ज है, इस चार्ज का सेंटर अगर, इस चार्ज का सेंटर अगर ये है और इस चार्ज का सेंटर ये है, तो इस सेंटर से सेंटर के बीच में फोर्स लगता है। तो इसीलिए इस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो यहां कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, यहां लग रहा है सेंट्रल फोर्स। अब कूलॉम चचा ने क्या कहा, कूलॉम चचा ने कहा कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब हुआ सर जी, इसका मतलब यह हुआ कि मतलब अगर इनके बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, इनके बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फोर्स कम लगेगा। दूरी बढ़ा दी, फोर्स कम। अब सोचो इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। अब दूरी को कम कर दिया, दूरी को कम कर दिया तो फोर्स ज्यादा लगने लगा। नहीं समझ में आया, सोचो कि एक मैग्नेट ये रखा है, एक मैग्नेट ये रखा है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसी को मान मत लेना। ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, ये पास पास में रखे हैं तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगे, उसको खींच लेगा क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या है, कम है, तो फोर्स ज्यादा लगा। ठीक है भाई साहब, अब हमने साउथ रखा, ये नॉर्थ रखा, अब इनके बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर दूरी बढ़ गई तो क्या यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा सकती हैं, नहीं जाएंगी। तो क्या ये इसको खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो दूरी बढ़ गई तो फोर्स यहां क्या हो गया, दूरी बढ़ी फोर्स कम हुआ, यहां दूरी कम हो गई फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज मंगलवार है, तो भैया जी इतनी बात समझ में आ गई होगी कि रेडियस इन दोनों के बीच की बढ़ेगी। अगर दूरी बढ़ती है तो फोर्स कम होता है, दूरी घटती है तो फोर्स बढ़ जाता है। तो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो इसको हम बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ओके। और ये फॉलो करता है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है हमारा दूसरा पॉइंट। तो कूलॉम चचा ने दूसरे पॉइंट में क्या बताया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है हमारा दूसरा वाला पॉइंट। ठीक है, तो कूलॉम चचा ने कहा कि भैया पहले हम ले लेंगे इनके प्रोडक्ट और फिर ले लेंगे इनकी दूरी। तो दूरी बात समझ में आ गई, हम दूर रहेंगे फोर्स कम लगेगा, पास आ जाएंगे फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आपका बहुत ही बिछड़ा प्यार है, बिछड़ा प्यार नहीं लो भाई, मन में दुख आ जाता है। सोचो कि मान लो आप और आपका भाई है, ठीक है, आप और आपकी सिस्टर है, आप लोग पास में साथ साथ रह रहे हो। तो अगर उसको मान लो चोट लगी तो डिस्टेंस आपके बीच में कम है, आप डेली साथ में रह रहे हो, सो रहे हो, गा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, साथ में रह रहे हो। तो अगर उसे हल्की सी चोट लगी तो आपको भी हल्का सा पेन फील होगा कि मतलब यार दुख होगा कि क्यों लग गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आपकी वही सिस्टर है, आपका वही भाई कहीं दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाए, अब उसको चोट लग रही है वहां पे, आपको पता चल रहा है नहीं, तो क्या फोर्स लगेगा, हम दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, कम। दूरी बढ़ने की वजह से फोर्स हम दोनों के बीच का क्या हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब दूरी कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सीधे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो दोनों इक्वेशन को भाई साहब हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब आपको पता है हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहां पे रिमूव करेंगे। जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट जब बेटा हम लोग हटाते हैं तो लगाते हैं के, क्या लगाएंगे, के इज अ कांस्टेंट। तो हम लोग लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच में बताइए कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है दोनों, तो अगर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो ये क्या कहलाएंगे, लाइक चार्जेस। ठीक है भाई साहब, अगर निगेटिव निगेटिव है तब भी ये कहलाएंगे लाइक चार्जेस। लेकिन अगर ये पॉजिटिव निगेटिव है तो भाई साहब ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा अनलाइक चार्जेस। ये कौन सा चार्ज कहलाएगा, अनलाइक। तो लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रेपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आपने बेसिकली पीछे देख लिया है कि हमारा फॉर्मूला क्या बना था। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या बना था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
तो नेक्स्ट स्लाइड पर अगर देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ ये बना था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट बेटा जो K है वो कांस्टेंट है। K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को पीछे आते हैं थोड़ा सा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपका ये K है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को की वैल्यू क्या होती है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसको लिख लीजिए, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जब लिखा होगा तो मतलब वहां पे कोई ना कोई मीडियम होगा। मीडियम का मतलब समझते हैं? मान लीजिए एक चार्ज आपका ये रखा है, एक चार्ज ये रखा है, इसके बीच में हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी। तो यहां एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन रखोगे, मीडियम है। अब मान लीजिए दो चार्ज रखा और इसके बीच में कोई मीडियम नहीं, हवा है या वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। तो ये हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है नो मीडियम, मतलब कोई भी मीडियम नहीं होगा, मीडियम कोई भी नहीं होगा। एप्सिलॉन का मतलब कुछ ना कुछ मीडियम रखा गया है। तो K की वैल्यू 2 है, तो हम मान लेते हैं कि इसके बीच में कुछ नहीं है, एयर है, वैक्यूम है। तो एयर वैक्यूम होगा तो हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल आया? फोर्स। क्या निकल आया? फोर्स। तो दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू हो गई और Q1 Q2 चार्जेस, चार्ज 1 चार्ज 2 हो गया, दोनों ही स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, और R क्या हो गए? इनके बीच की दूरी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे फोर्स तो लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, एक दूसरे को घसीट तो रहे हैं, बट कैसे? तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये पॉजिटिव है, और ये मान लीजिए निगेटिव चार्ज है Q2, ठीक है। ये निगेटिव है, पॉजिटिव। अब आपको एक बात बता दें, फोर्स हमेशा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा यहां क्लियर कर देता हूं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट खींच कैसे रहे इनको समझना। मान लीजिए आपने एक पिक्चर देखी होगी, मैं हूं ना, ठीक है। तो ये मैडम है, क्या है? मैडम जी, मैडम जी। और ये है शाहरुख खान, SRK। तो शाहरुख खान जी पनिशमेंट पे बैठे हुए हैं, निगेटिव चार्ज है। तो मैडम जी आई, मैडम जी ने क्या किया? इनके ऊपर, अब भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, बात ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, रेडियली इनवर्ड, उसमें रेडियली आउटवर्ड। तो मैडम जी ने इलेक्ट्रिक फील्ड को फेंका। क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को फेंका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बीच में हवा है, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी गई और इनको पकड़ के शाहरुख खान को घसीट ली। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? जैसे आपने उसको देखा जो रस्सी घुमा के पकड़ते हैं, तो मान लीजिए इनके पास ये रस्सी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया हमने? रस्सी। इन्होंने रस्सी फेंका, SRK के ऊपर डाला और इनको पकड़ के ऐसे घसीट लिया। तो इन्होंने फोर्स किसकी वजह से लगाया? रस्सी की वजह से। तो इसी तरीके से प्लस Q1 चार्ज ने माइनस Q2 पर किसकी वजह से फोर्स लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको अपनी तरफ घसीटेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स कितना जनरेट होगा इन दोनों के बीच में? इतना जनरेट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये बात आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, और ये एक यूनिक कंटेंट है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलने का मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं बताया गया होगा। आपको कूलॉम्स लॉ सब बता देंगे कि भैया जी दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है निकाल दिया। बट फोर्स क्यों लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? वो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से निकली और Q2 को पकड़ के अपनी तरफ घसीट ली। क्लियर? तो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो कितना फोर्स लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है, लेकिन किसकी वजह से लग रहा है भाई साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर अब चलते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू अब हम बता देते हैं, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग दौड़ते हैं, चलिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला था भाई साहब? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये फोर्स किसकी वजह से लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी लाइन से, इमेजिनरी तो कह ही सकते हैं, होती है वो, हम देख नहीं सकते लेकिन उनको, ठीक है। वो कई सारे एक्सपेरिमेंट है जिनके थ्रू हम लोग देखते हैं आयरन ग्रेन्यूल्स के द्वारा, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट बाद में बताएंगे, अभी हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इमेजिनरी लाइन से हम देख नहीं सकते, लेकिन उन्हीं की वजह से ही फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, किसी के बीच में। तो जो चार्जेस के बीच का मैंने फोर्स बताया कितना लगता है भाई साहब, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? तो K की वैल्यू क्या थी? 1/4πε0 Q1। Q1 क्यों भाई साहब? इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, तो हम लोग 1 इंटू 4 इंटू 3.14, ये होती पाई की वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है एयर में, वैक्यूम में, जब कोई मीडियम नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और इसको सॉल्व करने के बाद 1 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये K की वैल्यू एग्जैक्ट है, ये K की एग्जैक्ट वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, जो कि आप इसको न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 रखना, Q2 रखना, अपॉन आर स्क्वायर से डिवाइड कर देना, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल आएगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की जो एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब क्या है? अगर देखो दो चार्जेस रखे हैं, ये मैडम है, ये शाहरुख खान है, उनके बीच में हवा है, वैक्यूम है, तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक के घसीट लेंगी, ठीक है। लेकिन सोचो कि अगर मैडम है, शाहरुख खान है, बीच में कोई दीवार खड़ी है, अब रस्सी फेंक पाएंगी? दीवार के आर पार जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। अब रस्सी नहीं जा पाएगी, मीडियम आ गया तो परमिटिविटी खत्म हो गई ना। अब ये क्या इनको अपनी तरफ खींच पाएंगी? नहीं भाई। मान लो एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो अभी तो ये इसको अपनी तरफ घसीट लेगा, ठीक है। लेकिन इसके बीच में हमने क्या रख दी? दीवार। अब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा पाएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर नहीं जा पाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक रह जाएगी। अगर नहीं जा पाएगी तो क्या परमिट अलाउ कर रहा है Q2 को अट्रैक्ट करने के लिए? नहीं कर रहा है। तो परमिटिविटी है, इसका मतलब ये होता है। इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो परमिटिविटी मतलब दो चार्जेस के बीच का मीडियम है जो कि परमिट अलाउ करता है कि उनको फोर्स लगना है या नहीं। तो अभी तो एयर है, तो एयर फ्री स्पेस की परमिटिविटी देखो 10 की पावर -12 है। तो 10 की पावर -12 मतलब परमिटिविटी बहुत कम है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/ε0। तो परमिटिविटी बहुत कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, परमिटिविटी बहुत कम होगी तो फोर्स कैसा लगेगा? ज्यादा। और परमिटिविटी ज्यादा कर दिया तो फोर्स कम हो जाएगा। जैसे दीवार खड़ी कर दी तो परमिटिविटी बढ़ गई, फोर्स कम हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट अभी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। इसको घबराने की जरूरत आपको नहीं है। तो कूलॉम्स लॉ समझ में आया क्या होता है? बेसिकली आप कूलॉम्स लॉ समझ गए होंगे कि दो चार्जेस के बीच में जो भी आपका फोर्स लगता है वो होता है कूलॉम्स लॉ। और फोर्स किसकी वजह से लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और आपको बेसिकली ये चीज तो पता चल गई होगी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है और K की वैल्यू क्या होती है, जो कि हमको पुट करनी है। अब दूसरी चीज आती है यूनिट। यूनिट हम भाई साहब कैसे निकालें? तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर को आप इधर भेजिए, F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन K को इधर रखिए, Q1 Q2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, Q1 Q2 ये इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इनटू रेडियस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन Q1 की होती कूलॉम इनटू कूलॉम। तो हमारी यूनिट क्या निकला है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ K। तो K की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और इसी का जस्ट, तो सॉरी बेटा, दरअसल प्रॉब्लम जनरेट हो गई थी, स्टोरेज फुल हो गया था मोबाइल का, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो ऑफ हो गई थी। तो हम लोग फिर से आगे देखेंगे। तो हम बेसिकली आपको यूनिट बता रहे थे। तो फोर्स की यूनिट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू K 1/, क्यों लिखेंगे आप? K की वैल्यू ही होती है, आप लिखेंगे Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें K की यूनिट निकालनी है तो आर स्क्वायर को आप उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, तो बेसिकली सभी बच्चे जानते हैं फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और रेडियस की यूनिट होती है मीटर, और ये आपको दिख रहा होगा स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलॉम इंटू कूलॉम हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ K। ठीक है, तो यूनिट तो हम लोग को पता चल गई कि हमने K की वैल्यू आपको बताई थी कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, हमने आपको परमिटिविटी इन फ्री स्पेस पहले ही बता दिया क्या होता है। इसकी वैल्यू भी हमने आपको बताई थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है, और इसका अगर जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो इसकी यूनिट आ जाएगी यानी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द यूनिट ऑफ K। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डायमेंशन। तो बेटा डायमेंशन कैसे फाइंड करना है इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो K की हमारी यूनिट क्या निकली थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब हमको इसकी डायमेंशन निकालने के लिए पहले न्यूटन की डायमेंशन पता करनी होगी। अब आप सभी को पता है कि न्यूटन जो है भैया ये फोर्स की यूनिट होती है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है, बोलो ठीक है। अब हमको मास का पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन की यूनिट तो भाई पता ही होगी, क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बेटा जो मास होता है मास की जो एसआई मास की जो डायमेंशन होती है वो होती है m। ठीक है, लेंथ की जो डायमेंशन होती है बेटा वो होती है l, और जो आपका टाइम की डायमेंशन होती है वो होती है t। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, जो 1 1 1 इसकी जो पावर है ये आपकी डायमेंशन है। ठीक है, तो ये मास है, वो सॉरी मीटर है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर यानी लेंथ है, लेंथ को लिखेंगे हम लोग l। ठीक है, सेकंड यानी टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा t की पावर 2, t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l t की पावर -2। तो ये निकल आई बेटा आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या निकली, l t की पावर -2 इंटू मास, मास की डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला m, तो फोर्स का क्या आ गया भाई साहब, m l t की पावर -2। ठीक है, तो ये डायमेंशन किसकी आ गई, फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन क्या है, m l t की पावर -2, यहां पे पुट कर देते हैं m l t की पावर -2। नेक्स्ट मीटर स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यू, क्यूलॉम किसकी यूनिट है भाई, कूलॉम, कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ के रखा है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, देन Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, IT। ठीक है, तो करंट यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर की डायमेंशन भी होती है A, टाइम की डायमेंशन होती है T, तो चार्ज की डायमेंशन क्या आ गई, AT। कूलॉम की डायमेंशन क्या निकल आई, AT। तो AT स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, A स्क्वायर T स्क्वायर। बोलो बात सही है, हाँ भाई हाँ सही है। तो M L और L स्क्वायर, L की पावर 1 L की पावर 3, T की पावर -2, T की पावर 2 ऊपर जाएगा, T की पावर -2, A की पावर 2 ऊपर जाएगा, A की पावर -2। बोलो भाई सब बात समझ में आई। तो M L क्यूब, T की पावर -2 T की पावर -4, A की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ K। तो बोलो भाई साहब कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। दिस इज द डायमेंशन ऑफ K। तो K की ये डायमेंशन भैया हम लोग की निकल आई है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो बेसिकली हमें कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया, दो चार्जेस के बीच का फोर्स पढ़ लिया, क्या होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्यों लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फोर्स लगता है।